हेलो बच्चों, जैसा कि आपने हमारे पुराने पॉडकास्ट में बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स दिया, तो आज मैं और अनुभव सर लेकर आए हैं आपके लिए एक और बहुत खास पॉडकास्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर सारी वो क्वेरीज जिसको लेकर आप परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले तो अनुभव सर, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस नए पॉडकास्ट में। Thank you, and thank you for all the love what you have given in the past 2 podcasts. यस, तो बच्चों सबसे पहले आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप ही की क्वेरीज थी वो लेकर आया हूं, और अनुभव सर से सारी क्वेरीज आज हम सॉल्व कर लेंगे अपने CUET की। ये पॉडकास्ट सबसे पहले तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, स्पेशली जिन्हें अभी CUET का एग्ज़ाम इस साल देना है। और अगर सर कोई ड्रॉपर बच्चा भी है तो उसके लिए भी ये पॉडकास्ट आई होप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपकी होप बिल्कुल सही है सर, बहुत यूजफुल रहेगा ये पॉडकास्ट। राइट, तो सर सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ GAT। बच्चा GAT को लेकर परेशान है, ये सोच रहा है क्या मैं GAT के लिए अप्लाई करूं या ना करूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट GAT समझने की जरूरत है। GAT का मतलब होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे एप्टीट्यूड कवर होगा। पिछले साल तक माने 2024 तक इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को बोला जाता था जनरल टेस्ट। तो पहली बात तो ये नाम चेंज हुआ है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये काफी इंडिविजुअलिस्टिक आंसर है, बट अगर कोई मेरी ओपिनियन को माने, समझे और फॉलो करे तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये वो टूल है, ये वो अस्त्र है, ये वो शस्त्र है जिससे आप अपने ऑप्शंस को मल्टीफोल्ड तरीके से बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और मान लीजिए आपके पास मैथ्स भी है अपने CUET में, तो आप बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम देता है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, और साथ में BBE बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन 3 प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि GAT ऐड होने के बाद ये 3 चीजों में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सर अगर इसी क्वेश्चन को मैं नेगेटिव वे में ये पूछूं कि अगर मान लो मैं GAT अप्लाई नहीं करता, हाँ, तो मैं क्या छोड़ रहा हूं, मेरी क्या अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगी? हाँ, वो सेम गोस, आंसर इज एब्सोल्युटली सेम। तो पहली बात, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यही नहीं, मास कम्युनिकेशन, BTech इन ह्यूमैनिटीज, BTech इन इनोवेशन एंड मैथमेटिक्स, तो ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स का लॉस है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं मान लीजिए कॉमर्स का स्टूडेंट हूं और मैं BCom ऑनर्स अप्लाई करना चाहता हूं इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी जिसको BHU बोला जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें भी BCom ऑनर्स के लिए आपको GAT जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो मस्ट है, वो कंपलसरी है। हाँ जी, वो कंपलसरी। अगर मैं मैथ्स लेता हूं तब भी कंपलसरी है। आपका GAT का सेक्शन है ही है, वो आपको करना ही है, वरना आप BHU में BCom ऑनर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके। उसके बाद कई सारे लोग जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मान लीजिए मैनेजमेंट का प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसमें भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है। अच्छा, यही नहीं, इसके बाद कई सारे लोग दिल्ली में आके पढ़ना चाहते हैं और वो IP यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो IP यूनिवर्सिटी का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और IP यूनिवर्सिटी CUET का भी स्कोर लेता है जब सीट्स बच जाती हैं। अच्छा, उसमें भी जब वो BBA के लिए अप्लाई करेंगे आप, तो उसमें भी आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत है। और इनफैक्ट मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो IP यूनिवर्सिटी के हैं उसमें भी आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत है। ओके। तो सर बच्चों के लिए एक बार आप ये क्लियर कर दो कि जो चीजें आपने बताई उन सब में GAT कंपलसरी है। हाँ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये जो आप वर्ड कंपलसरी बोल रहे हैं ना, जो भी मैंने अभी तक बात करी उसके लिए कंपलसरी है। ऑप्शनल देख लीजिए क्या है, BCom प्रोग्राम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है उसमें भी आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से जा सकते हैं। अच्छा, BCom प्रोग्राम क्या कहता है, एक अंग्रेजी का सब्जेक्ट, एक डोमेन का सब्जेक्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। अच्छा, तो मतलब ओनली बाय डूइंग 150 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू अप्लाई टू BCom प्रोग्राम। ओके। हाँ, दूसरा एंगल भी है कि एक आपने इंग्लिश दिया और 3 आपने डोमेन दिया, तो टोटल कितने सेक्शन हो गए? 4 पेपर, 4 हो गए ना 50-50 मार्क्स के। वहीं पे मुझे 3 देने हैं, एक डोमेन, एक इंग्लिश और एक जनरल एप्टीट्यूड। अच्छा, तो ये बेनिफिट है कि अगर मैं GAT देता हूं तो मैं डोमेन का एक कम भी दे सकता हूं। हाँ, वो एलिजिबिलिटी ये कहती है। ओके। और आप ये मान लीजिए आपने अगर कोई एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन पकड़ा तो आप दोनों एंगल से अप्लाई कर पाओगे, 1+3 भी और 1+ GAT प्लस डोमेन भी। तो BCom प्रोग्राम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, GAT वाला रास्ता भी ऑप्शनल है। ओके। और टिपिकली उन लिसनर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी बात सुन रहे हैं, जहां जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट
वो दे सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स 37 वाली लिस्ट है सेक्शन 2 में सीयूईटी में, उन्होंने 11 12th में नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया। मान लो मेरे पास एक होम साइंस जैसा सब्जेक्ट था, मेरे पास ऐसे सब्जेक्ट है जो मेरी 37 वाली लिस्ट में है ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, करना मुझे बीकॉम है, तो मैं वो एक सब्जेक्ट ले लूंगा जो डोमेन वाला है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लूंगा और इंग्लिश ले लूंगा, तो भी मैं बीकॉम प्रोग्राम में जा सकता हूँ। तो जितना मुझे समझ आ रहा है सर की बातों से कि अगर आपको अपने ऑप्शंस मल्टीफोल्ड रखने हैं, वेरियस यूनिवर्सिटीज और वेरियस कोर्सेज के ऑप्शन ओपन रखने हैं, तो जीएटी तो आपको रखना ही चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। दिल्ली की एंट्री हो गई, अलग अलग कोर्सेज हो गए, एडिशनल ऑप्शंस हो गए, तो जीएटी रखना जरूरी। सर अब एक और क्वेरी आती है बहुत सारे हमारे, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। पहले आप ये बताओ कि सर जो कॉमर्स विद मैथ्स का स्टूडेंट है उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा कॉम्बिनेशन रहने वाला है, या 5 बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या रख सकते हैं? टिपिकली इसका जो आंसर है ना वो काफी सब्जेक्टिव होगा कि कॉमर्स विद मैथ्स के लिए बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स का क्या कॉम्बिनेशन होगा सीयूईटी। सब्जेक्टिव इसलिए होगा, बच्चे पे डिपेंड करेगा। ओके, मैं इकोनॉमिक्स में अच्छा हूँ, बिजनेस स्टडीज में अच्छे हो, कोई और मैथ्स में अच्छा है, कोई और अकाउंट्स में अच्छा है, कोई इको में अच्छा है। बट पर से अगर आप सब में ही अच्छे हो और सब में आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना और आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो, तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन देता हूँ, और वो कॉम्बिनेशन जो है वो आपके हर ऑप्शन में सूटेबल होगा। हाँ बताओ सर। एक आप जनरल टेस्ट चूज करिए, एक इंग्लिश चूज करिए, ठीक है, एक आप मैथ्स चूज करिए, ठीक है, और बाकी 2 सब्जेक्ट अपनी मर्जी के। तो अगर मान लो मुझे अकाउंट्स भी अच्छी लगती है, बिजनेस भी और इको भी, तो मैं उन 3 में फिर कौन से 2 चूज करूं? फिर आप देखो ट्रैक रिकॉर्ड देखो, बिजनेस स्टडीज में लास्ट ईयर 2024 में मैक्सिमम 250 आउट ऑफ 200 आउट ऑफ 200 आए थे। अच्छा, राइट। तो इसका मतलब बिजनेस स्टडी स्कोरिंग, और उससे पहले भी बहुत सारे आए थे। लेकिन उसमें फिर कंपटीशन भी उतना ज्यादा होगा। कंपटीशन है, नॉर्मलाइजेशन है, परसेंटाइल है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। वो मैं पूछूंगा आपसे सर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो सब्जेक्टिव आंसर है, मेरा ये मानना है कि मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश और मैथ्स है। ये 3 मैंने रखे, और फिर मैं इको और बिजनेस स्टडीज रख लूंगा। क्योंकि और अगर मैथ्स हटाता हूँ कोई फॉर एग्जांपल, तो अकाउंट्स। मैथ्स वाले पे ना आप एक अलग से चर्चा करो, वो बेटर है। अच्छा, ठीक देखो, शायद बच्चों ने पूछा होगा मैथ्स का कोई क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है। हाँ सर, मैथ्स में एक मैथ्स भी सब्जेक्टिव है, लेकिन अभी जो 5 सब्जेक्ट आप कह रहे हैं ना कॉमर्स विद मैथ्स वालों के लिए, हाँ आप उन्हीं का बताओ फिर सर। इंग्लिश, जनरल टेस्ट, मैथ्स एंड अकाउंट्स एंड इको, और अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज, और इको और बिजनेस स्टडीज। अब वो डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चा डिपेंड करता है। देखिए, अकाउंट्स और मैथ्स जो है दोनों जो है टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स हैं। इको और बिजनेस स्टडीज भी टाइम कंज्यूमिंग है, बट नॉट एज हाई एज मैथ्स एंड अकाउंट्स। राइट। तो मैं अगर होता तो मैं मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स रखता, ठीक है, और साथ में इंग्लिश और जनरल टेस्ट रखता। तो ये मैथ्स वाले के लिए बेस्ट कॉम्बो हो गया। ये बेस्ट कॉम्बो है। इसमें मुझे कोई भी उठ के ये नहीं कह सकता ओहो तूने इस यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शन मिस कर दिया क्योंकि तूने कॉम्बिनेशन गलत चूज किया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है सर, एक बार रिपीट कर दो। अगर मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज ले लिया, या फिर मैंने इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ले लिया, लास्ट वाले 2 के साथ मैं खेल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया तो मुझे दुनिया में कोई भी आके ये नहीं कह पाएगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को मिस कर दिया क्योंकि आपने ऑप्शंस गलत चूज करे। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरी चॉइस परफेक्ट हो जाएगी हर यूनिवर्सिटी में, हर कोर्स जो कॉमर्स वाले के लिए एलिजिबल है। अब ये ऑब्वियसली स्टूडेंट को खुद देखना है कि उसका अकाउंट इको बीएसटी में कौन सा 2 सबसे स्ट्रॉन्ग। अपने ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आप अपने पिछले 2 साल के मार्क्स देखो, बोर्ड्स के मार्क्स या बोर्ड्स की प्रिपरेशन के हिसाब से, या जो भी आपका इनर कॉन्फिडेंस है, जो भी सब्जेक्ट अगर आपको लगता है। बट सर ने भी एक पॉइंट बड़ा सही बताया कि अकाउंट्स टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा, बिजनेस और इको फिर भी कंपैरेटिवली कम होगा। करेक्ट सर, अब ऑब्वियसली उसी क्वेश्चन का एक और एक्सटेंशन है कि मैथ्स को हम रखें 5 में या नहीं रखें, क्योंकि जिसके पास मैथ्स है वो कई बार ये भी सोच रहा है कि यार मैं मैथ्स रखूं या ना ही रखूं। पहली बात, जिनके पास मैथ्स है वो सभी मैथ्स में इंटेलिजेंट नहीं है। बिल्कुल। अगर आप मैथ्स रखते हैं तो उसका फायदा क्या है? वो मैथ्स रखते ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए एलिजिबल है। अच्छा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं पैकेजेस को देखूंगा तो इकोनॉमिक ऑनर्स के सबसे हाई निकलते हैं। राइट। पॉइंट नंबर 2, अगर आप मैथ्स रखते हैं तो आप उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं।
ठीक है, और ये कंपलसरी मैथ्स लेते ही लेते हैं? नहीं, आप मैथ्स नहीं लोगे आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे इनका। ठीक है। तो आपको मैथ्स तो इन चारों के लिए चाहिए ही चाहिए। फिर अगर आप मैथ्स लेते हो तो आप अपने बचपन का ड्रीम भी पूरा कर सकते हो, जो आपने गेमिंग में करा होगा या सुना होगा इंजीनियरिंग करने का, तो मिलता जुलता प्रोग्राम बीएससी कंप्यूटर साइंस भी खुल जाएगा। ठीक है। उसके लिए सिर्फ मैथ्स चाहिए। तो आप मानिए आपके पास इकोनॉमिक ऑनर्स है, बीबीए एफआईए है, बीबीई है, बीएमएस है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स ऑनर्स है, स्टैट्स ऑनर्स है, इसके लिए मैथ्स कंपलसरी है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं हमें 7 ऑप्शंस 8 ऑप्शंस करने ही नहीं है तो आप मैथ्स ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन ऑप्शंस अगर बढ़ाने हैं, और खासकर अगर इको ऑनर्स का मुझे सबसे लॉजिकल पॉइंट लगा, अगर वो ऑप्शन रखना है तो हमको मैथ्स रखनी ही पड़ेगी। देखिए, जो भी बच्चा पढ़ने वाला है वो 2 ही तरीके का है, या तो वो थ्योरी में अच्छा होगा या फिर वो प्रैक्टिकल में अच्छा होगा, तीसरा क्या है वो दोनों में अच्छा है। अगर वो थ्योरी में अच्छा है तो इकोनॉमिक्स में आप देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कितने ऑप्शंस खुल जाते हैं इको, खुल जाते हैं, राइट। प्रैक्टिकल में अच्छा है तो फाइनेंस की स्पाइन ही इको है। तो आप इको का तो ऑप्शन रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छे पैकेजेस तो इको ही दे रहे हैं। वही जा रहे हैं। ये बात मैं रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर आपके पास मैथ्स है तो आप डेफिनेटली उसको रखो। इको ऑनर्स का ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो ऑप्शन तो रखने। सर बीच में एक छोटा सा प्रमोशन भी कर दूँ? हाँ, बताओ। नहीं, जितने भी बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम पर हैं, सर का इंस्टाग्राम पर पेज है। आप सोचते होंगे कि सर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप हमें बता रहे हो ये हम जल्दी से कहाँ पर देख सकते हैं, तो सर का इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर जाकर सर को फॉलो कर सकते हो। सर की ऐसी ही 1 मिनट की छोटी छोटी रील्स आती हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आपके बहुत सारे CUET के डाउट्स आई गेस सर क्लियर हो जाएंगे। गेस नहीं सर, कंफर्म क्लियर हो जाएंगे। तो मैं भी सर को फॉलो करता हूँ, आप भी जाकर सर को ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि जैसा हम तो जानते हैं कि दिल्ली जो है कॉमर्स का एक बहुत बड़ा स्टडी हब है। कॉमर्स के बच्चों के लिए दिल्ली आना मतलब एक सपना, या दिल्ली में पढ़ाई करनी मतलब एक बहुत बड़ा ड्रीम रहता है। तो DU जो है बेसिकली, उसमें दिल्ली में आना कैसे और पॉसिबल हो सकता है कि बच्चा DU में एडमिशन ले पाए? देखिए, दिल्ली में आना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, DU उसका एक हिस्सा है। अच्छा। नॉर्मली क्या होता है, देखिए अगर किसी ने टेक्निकल एजुकेशन करी है, इंजीनियरिंग करी है, तो वो बैंगलोर और हैदराबाद में अप्लाई करेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी सिटीज है, या गुड़गांव में जाएगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो दिल्ली और बॉम्बे इसलिए रखते हैं क्योंकि देखिए स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री बॉम्बे है। तो दिल्ली और बॉम्बे में ना आने की एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड में बहुत अपॉर्चुनिटीज निकलती है। राइट। तो दिल्ली में आपके पास पहला ऑप्शन क्या है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप दिल्ली में आए लेकिन आप दिल्ली में IP यूनिवर्सिटी में आ जाए, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तीसरा ऑप्शन क्या है, आप दिल्ली में आ सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अच्छा। चौथा क्या है, आप दिल्ली में आ सकते हैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम देता है। ठीक है। फिर आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी ऑप्शन आ तो जाएगा। ये जो आपने बताई 4 मेन, ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज हैं दिल्ली के अंदर? टॉप हो या ना हो, उसमें मेहनत कम है ना। आप ये देखो, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या देना है, एक एंट्रेंस एग्जाम CUET। वही CUET एंट्रेंस एग्जाम दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स और BBA के लिए भी चल जाएगा। तो क्या आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा? कुछ भी नहीं। अब वही CUET का स्कोर जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी चल जाएगा। ठीक है, तो जब एफर्ट हमारा उतना ही लगना है, देयर इज नो एक्स्ट्रा एफर्ट। राइट। और IP यूनिवर्सिटी भी ये कहता है, आफ्टर फिलिंग माय एप्लीकेशंस व्हाटएवर सीट्स आर लेफ्ट वी विल फिल इट थ्रू CUET। वो भी सेम है। तो आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो ना। समझ गया। और आप अपना दिल्ली में आने का सपना पूरा कर रहे हो। बिल्कुल, या पढ़ने का सपना पूरा कर। फिर आपके पास जामिया भी है, वो भी CUET स्कोर्स लेते हैं, JNU भी CUET स्कोर ले रहा है। ठीक है, तो मतलब फिर तो बहुत सारे ऑप्शंस ही ऑप्शंस तो दिल्ली में है दिल्ली में चांस है ये गेटवे से CUET एंट्रेंस। ठीक है सर, अब मैं पहले क्वेश्चन पर जा रहा हूँ, जो सबसे बड़ा बच्चों का ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट था सर, GAT। इसका सर हमें सिलेबस बता दो, और सर ये भी बता दो कि इसकी हम प्रिपरेशन करें कैसे, आप कैसे मदद कर सकते हो बच्चों की। पहली बात क्या है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ना सब्जेक्ट है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो मेरे लिसनर्स पेन और पेपर उठा लें, अपने फोन का कैमरा ऑन कर लें या फिर अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, क्योंकि आंसर होने वाला है बहुत लंबा। एप्टीट्यूड किसी भी इंडिविजुअल का चेक होता है 3 पैरामीटर से। ठीक है।
क्या बोला मैंने? जीएटी। जीएटी मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड माने 3 चीजें। कौन सी वो 3 चीजें? सबसे पहले एप्टीट्यूड में जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, जिसको हम मैथ्स कहते हैं, सिंपल मैथ्स की जगह आसान भाषा में इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कही है। अच्छा, ठीक। क्योंकि मैथ्स जो है ना, मैथ्स में कैलकुलस भी आ जाता है, ज्योमेट्री भी आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया और अरिथमेटिक भी आ गया। अच्छा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, वो अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ओनली। ठीक है, तो भैया न्यूमेरिकल एबिलिटी एक हो गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टॉपिक्स जैसे कि परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, और फॉर दैट मैटर रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर्स, और फॉर दैट मैटर एवरेजेस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक। तो ये सुन के मुझे तो अपनी 9वीं 10वीं कक्षा याद आ रही है। हाँ, 8वीं 9वीं 10वीं। ठीक है। तो ये ना आईक्यू वाला एंगल संभाल लेगा। ठीक है, एक पोर्शन तो ये हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी। दूसरा फिर आईक्यू चेक करने के लिए दूसरा पोर्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग बहुत सिंप्लीफाइड है। जब आप व्हाट्सएप पे पजल्स देखते हो, रिडल्स देखते हो, लंबी लंबी भाषाएं देखते हो, तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। ये सब बातें। उस दिन मेरी नीज ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। वो कहती है देयर वर 6 eggs out of which 4 eggs were broken, 4 eggs were cooked and 4 eggs were eaten. Tell me how many eggs were there? तो सर बच्चे कमेंट में बताएंगे इसका। हाँ, तो वो जो अंडे थे वही टूटे, वही पकाए गए और वही खाए गए। तो लैंग्वेज को पकड़ना। व्हाट्सएप पे हमने क्वेश्चंस देखे हैं, 3 वाटरमेलन प्लस 3 और ये जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, दूध की चाची के बेटे का, हाँ, जीजे के मामी का ससुर का भाई कौन है? तो ये ब्लड रिलेशन हो गया। ये है। सारी की सारी चीजें जो है लॉजिकल रीजनिंग के अंडर आती है। ये हो गया हमारा दूसरा पिलर। ये आईक्यू हुआ। आईक्यू, ठीक है। आईक्यू में ना डेटा बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन मान लीजिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जिसपे कैलकुलेशन हो, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, तो ये सारी चीजें ना आईक्यू चेक करती है। अच्छा, आईक्यू चेक करने के बाद आता है अवेयरनेस का सेक्शन। तो ये थर्ड। अवेयरनेस सेकंड। आईक्यू में ये 3 सब्जेक्ट हो गए, क्वांट, लॉजिक और डीआई। डीआई एक सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन छोटा सा, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। ओके, तो इससे तो हमारा चेक हो गया आईक्यू। आईक्यू, ठीक है। अब आती है दूसरा एंगल अवेयरनेस का। अब अवेयरनेस कैसे चेक होगी? अवेयरनेस होगी जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। अच्छा, मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पता होनी चाहिए, मिनिस्टर्स पता होने चाहिए, करेंसीज पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पता होने चाहिए। अच्छा, अमेंडमेंट्स के वही वो पता होने चाहिए। अच्छा, अमेंडमेंट्स कौन सी, लॉ की? नहीं, अमेंडमेंट्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज की। ओके, कोई रूल चेंज हुआ है, कोई अमेंडमेंट है, कुछ ठीक है, कोई बड़ा चेंज हुआ है वो पता। ठीक है, तो ये हो जाएगा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, मतलब अवेयरनेस सेकंड पार्ट। ठीक। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसको वर्बल एबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली सीयूईटी जैसे पेपर में एप्टीट्यूड में वर्बल एबिलिटी का पूरा एक 50 क्वेश्चन का सेक्शन है जिसको इंग्लिश बोलते हैं। ओके, तो वो अलग कर दिया। हाँ, अब हमारे लोगों को, हमारे लिसनर्स को क्या लगेगा कि एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड मतलब आईक्यू, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स। सीयूईटी के एप्टीट्यूड में जो होगा वो आईक्यू और अवेयरनेस होगा। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो अंग्रेजी वाला पार्ट है वो कहाँ जा रहा है? सेक्शन 1। सेक्शन 1 इंग्लिश। ओके, उसमें क्या आएगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस। तो ये जो पूरा वर्बल एबिलिटी है 50 नंबर का, पूरा ही अलग हो गया। पूरा अलग हो गया। ओके, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हो गए, सेंटेंस करेक्शन के हो गए, सेंटेंस कंप्लीशन के हो गए, वोकैबुलरी हो गई। इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, ये सारी चीजें 50 क्वेश्चन अलग से। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा बच्चों को कि क्या चीजें हैं। हाँ, हमारे जितने लिसनर्स हैं उसमें एवेंजर्स वाले भी बैठे हुए हैं। हाँ, एवेंजर्स वाले भी बैठे। एवेंजर्स का हाँ सर, बिल्कुल। वो बताओ बच्चों की आप कैसे मदद कर रहे हो? सर, सीयूईटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसके 3 सेक्शन है, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड। तो आपकी जो टीम है आरकेजी की, वो तीनों चीजें कवर कर रही है। सर देखो, डोमेन की ना तो मुझे चिंता ना मेरे बच्चों को चिंता। डोमेन में तो बच्चों को पता है कि मेरे साथ लाइव पढ़ेंगे। हाँ। और डोमेन हमने 2 साल मेरे पढ़ा साथ भी मतलब है। आप पढ़ा रहे हो? हाँ सर, डोमेन में तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब सीए पराग गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा। और हमारे एवेंजर्स के बच्चे हैं भी, होंगे भी, जो देख रहे होंगे, तो इसलिए डोमेन की तो चिंता है नहीं बच्चों को। ठीक है। प्लस डोमेन क्योंकि बच्चा पढ़ भी चुका है तो उसको उसमें डर कम लगता है। अब आप ये बताओ, जो वर्बल एबिलिटी सेक्शन 1 है और थर्ड सेक्शन जीएटी है, उसमें क्या? देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डोमेन में अकाउंट्स लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जीएटी लेंगे या नहीं लेंगे। राइट। लेकिन जितने भी लिसनर्स हैं, आप मुझे बताओ सारे के सारे क्या लेंगे? इंग्लिश तो कंपलसरी है। वो तो कंपलसरी है। बिल्कुल।
मैक्सिमम लोग देंगे। बिल्कुल। तो इंग्लिश की हमारी अलग बैच है, हमारा डोमेन का अलग बैच है, हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का अलग बैच है। और खास बात क्या है, आप किसी भी बैच में चले जाइए ऑल ओवर इंडिया, ये सारे के सारे तीनों कोर्सेज जो CUET 2025 के हैं सब लेस देन 5000 है। मतलब सो दैट आपके सारे लिसनर्स को एडवांटेज मिले, ये चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, चाहे डोमेन पढ़ो, चाहे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ो, हम तो सब कराएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बच्चों को कॉलेज पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉलेज में जब बच्चे जाएंगे तो सर मुझे लगता है हमारे एवेंजर्स में से बहुत सारे इंटरव्यू देने यहाँ आएंगे भी जब SRCC में पहुंचेंगे। 100% वी विल बी वेटिंग फॉर यू विद ओपन आर्म्स। चलो ठीक है सर, थोड़ा सा हम चले गए अपने एवेंजर्स की तरफ, बट मैं वापस आता हूँ। GAT का जो सिलेबस था, आई होप सर आपने जो बताया वो IQ अवेयरनेस, वैसे IQ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, तीनों। ओके सर। अच्छा सर, एक और क्वेरी आई, क्योंकि वो बच्चों की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी थी, क्योंकि मैथ्स दो तरह की है, स्टैंडर्ड मैथ्स और एक अप्लाइड मैथ्स। तो अगर मेरे पास अप्लाइड मैथ्स है तो क्या डरने की ज़रूरत है कुछ? क्या मैं कुछ मिस आउट कर दूंगा या कोई फर्क नहीं है? नहीं, जो CUET है ना वो दोनों को रिस्पेक्ट देता है, वो अप्लाइड मैथ्स को भी रिस्पेक्ट दे रहा है और वो अच्छा स्टैंडर्ड मैथ्स को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। आपकी प्रिपरेशन में क्या, अगर आपने अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है तो आपको अरिथमेटिक थोड़ा अच्छा आ जाएगा, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी अच्छे हो गया आप। ठीक है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में जो दोनों है, दोनों की रिक्वेस्ट सेम है, मतलब रिस्पेक्ट सेम है। रिस्पेक्ट सेम। तो ऐसा नहीं है कि इको ऑनर्स में अप्लाइड मैथ्स नहीं लेते, BCom ऑनर्स में स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं लेते, या किसी में कुछ नहीं लेते, सब में बराबर है। अच्छा, रिस्पेक्ट सेम है, आपको अपना बेस्ट ऑफ द शॉट देना है। CUET का जो मैथ्स का सेक्शन आएगा उसके सिलेबस को फॉलो करना है और नथिंग स्टॉप्स यू देन। तो मतलब अगर मेरे पास अप्लाइड है तो भी मैं निश्चिंत रहूं, कोर मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हर तरफ से हम एलिजिबल हैं हर चीज़ के, इक्वल एलिजिबिलिटी है, किसी का कोई एडवांटेज, सारी यूनिवर्सिटीज़, बिल्कुल कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है। तो ये एक बड़ी क्वेरी बच्चों की आई होप क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपके पास कोई सी भी मैथ्स है तो आप हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्सेज के लिए एलिजिबल। 100%। सर एक लास्ट क्वेश्चन और, बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सुनना सर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे उसमें मतलब मार्क्स कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, पूरा प्रोसीजर आप एक बार सिंपल भाषा में बच्चों को समझाओ, और इसमें किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान, ये भी एक बार मेरे को भी समझना है कि इसका पूरा इनसाइट क्या है नॉर्मलाइजेशन का। देखिए, जो वर्ड नॉर्मलाइजेशन है ये जनरली एंट्रेंसेस के लिए क्यों एप्लीकेबल होता है, इसलिए होता है क्योंकि सेम एंट्रेंस एग्जाम या सेम सब्जेक्ट इज कंडक्टेड इन अ स्पैन ऑफ अ डेज और सीरीज। ठीक है। मतलब मैं अगर अकाउंट्स का पेपर दे रहा हूँ 10 तारीख को, तो आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे हो 11 तारीख को, कोई तीसरा दे रहा है अकाउंट्स का पेपर 12 तारीख को। ठीक है। अब इशू क्या है कि इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, 13 लाख 16 लाख बच्चे CUET का फॉर्म भरते हैं, उनमें से 3-3 5-5 6-6 लाख बच्चे इंग्लिश का पेपर देते हैं। ठीक है। अब पहले पेपर ऑफलाइन था लास्ट ईयर तो समझ में आया, इस बार पेपर ऑनलाइन है। हाँ। इतने तो कंप्यूटर्स ही नहीं है, फिर इतने कंप्यूटर्स अगर आपके एक सिस्टम पे चलेंगे तो सर्वर क्रैश होगा, तो एक बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। अच्छा। तो अगर आपने अकाउंट्स का पेपर दिया, 100 बच्चों ने एक दिन, दूसरे दिन 100 बच्चों ने, तीसरे दिन 100 बच्चों ने, हाँ। अब आपका मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट स्ट्रांग है, मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, और मेरे पेपर में भर भर के कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ गए। अच्छा, तो पेपर हर बार अलग होता है, सेम तो नहीं होगा, अलग होगा, हाँ सेम होगा, लेकिन तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वेरी कर जाएंगे। नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम हो जाएंगे, बट डिफिकल्टी लेवल हो जाएगा ना। आप देखिए जैसे अकाउंट्स में कई सारे बच्चे हैं जो मतलब डील करते हैं शेयर्स वाले क्वेश्चन, उनको या एनपीओ नया चैप्टर है, एनपीओ नहीं आता है, तो एनपीओ का मान लीजिए एक दिन क्वेश्चन आया, अगले दिन आया ही नहीं, तो उनके मजे आ गए, तो मेरे लिए तो ब्लेसिंग हो गई। दूसरी चीज, मेरा वीक टॉपिक आ गया, मेरा तो पेपर वीक टॉपिक से डोमिनेटेड था, फिर क्या होगा? समझ गया मैं। तो जब पेपर अलग अलग है, अलग अलग दिन अप्लाई किया जा रहा है और अलग अलग लोग अलग अलग माइंडसेट के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो एक स्टैटिस्टिक्स का ये लोग टूल यूज करते हैं जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन होती है। तो अगर आपके फुल स्कोर भी आ जाएगा, तो फुल स्कोर आने के बाद परसेंटाइल हो सकता है आपका 100 परसेंटाइल ना हो, राइट। ये तब पॉसिबल होता है, जैसे लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर पेपर था पेन पेपर बेस्ड। उन्होंने कहा जो भी सब्जेक्ट की एप्लीकेशन 1.5 लाख से ऊपर आएगी 2024 में, उसको हम पेन पेपर बेस्ड कर देंगे। ठीक है। अब अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश सब में 1.5 लाख से ऊपर थी। प्रॉब्लम क्या थी? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पूरी कंट्री का कंडक्ट हुआ था अलग दिन, दिल्ली का हुआ था अलग दिन, कोई लॉजिस्टिकल इशू हो गया था, राइट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा नॉर्मलाइजेशन
नहीं लगी थी, बट नॉर्मलाइजेशन अब तो लगेगी। अब हो तो सकता है मेरे लगेगी। 800 मेरे हाँ। क्या है 50 क्वेश्चन है, 5 नंबर का 250 में से 250 आए मैथ्स में, लेकिन हो सकता है मेरी मैथ्स की 100% ना हो, ना बने। क्योंकि जिस दिन मैंने मैथ्स दिया था उस दिन आसान क्वेश्चन थे एज पर द स्टैंडर्ड। मान लेते हैं, ठीक है। और ये कौन डिसाइड करता है पेपर आसान था मुश्किल सर था? देखो वो तो नंबर भी बता देते हैं। अब अच्छा। लास्ट ईयर देखिए हाँ हाँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में एक भी बच्चे का 250 आउट ऑफ 250 नहीं आया, फुल नहीं आया। हाँ हाँ। वो 65 में से 50 क्वेश्चन करने थे, एक भी बच्चे का 250 आउट ऑफ 250 नहीं आया, 244 आया। लेकिन उससे पहले कई सारे बच्चों का 250 आउट ऑफ 250 आया। तो इसका मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लास्ट ईयर टफ था। अब मैथ्स में लास्ट ईयर सिर्फ 5 बच्चों का फुल आया 200 आउट ऑफ 200। उससे पहले हंड्रेड्स ऑफ बच्चों का आया था फुल। तो पेपर टफ था। तो वो टफ लाइट ना ये देखा जाता है इन कंपैरिजन टू अदर्स, रिलेटिवली देखते हैं। तो वो स्टैटिस्टिकल टूल यूज होते हैं। ओके, समझ गया। हाँ, वो कोरिलेशन वगैरह सब यूज होता है, वो बच्चे कॉलेज में पढ़ेंगे। ठीक है। आपको सिर्फ ये देना है एवरी डे हैज टू बी योर बेस्ट शॉट, एंड बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद जिंदगी में थोड़ा सा और पढ़ाई बढ़ जाएगी फॉर अनदर 45 to 60 days। और फायदा सर किसको होगा नॉर्मलाइजेशन का, या सबको नुकसान ही होना है? देखिए जो पढ़ने वाला है ना उसको फायदे और नुकसान की चिंता कम होती है, क्योंकि उसके लिए स्टैंडर्ड हो या नॉर्मलाइजेशन हो डजंट मैटर। राइट, वो तो भीड़ से अगर आगे करेक्ट है तो वो आगे है। करेक्ट। तो बहुत अच्छा लगा सर, हमें तो आज कुछ नई बातें मुझे भी सीखने को मिली, और आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आज के पॉडकास्ट से कुछ और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, आपको अगर पसंद आ रहा है हमारा पॉडकास्ट तो नीचे आप कमेंट ज़रूर करना सर। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं और उसी से क्वेरीज निकालता भी हूं मैं तो, और कोशिश करता हूं अगले पॉडकास्ट में हम उसको ज़रूर कवर करें। और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोशिश है हमारी भी और अनुभव सर दोनों की कि अगले पॉडकास्ट में हम फिर से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लेकर आएंगे। और हाँ, जाने से पहले हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़कर रहना, क्योंकि आपकी CUET की प्रिपरेशन को लेकर इसमें और भी बहुत सारी नई अपडेट्स, नए वीडियोस आने वाले हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। ऑल द बेस्ट।